Hey guys, welcome to my channel. In this video, we'll talk about pedigree analysis. This is a subpart from the topic 9.1 Human Genetics, Anthropology Optional Paper 1. This video is presented by me, Aman Yadav. So let's begin. So what does basically the word pedigree means? Pedigree means generation after generation, means कोई individual, then उसके बच्चे, then उसके बच्चों के बच्चे and so on and so forth. सो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी करने के लिए यूज करते हैं. ए पेडिग्री इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन showing the nature of genetic inheritance of a particular trait or traits for two or more generations of biologically related individuals. In another word, it is a representation of relationship of family members using symbols and lines of descent. तो इस तरह के हम कुछ symbols यूज करते हैं, lines यूज करते हैं उनकी रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए, जो कि हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Pedigree analysis is used in case if we want to study about some genetic diseases existing in a pedigree. जैसे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स को कोई एक डिसीज थी, तो क्या वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र हुई या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो बच्चे शादी करते हैं तो उसके बाद उनके बच्चों को वो डिजीज़ हुई या नहीं हुई. तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, इससे हमें पता चलता है कि किसी को डिजीज़ है या नहीं है, वहाँ से वो डिजीज़ किसको ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई, कौन किससे शादी कर रहा है एंड देन वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हुई या नहीं हुई. तो ये सब के बारे में हमें स्टडी करने में मदद करता है पेडिग्री एनालिसिस. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो किस तरह से इनहेरिट हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में स्टडी करना ही पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है. It is often used to determine the mode of inheritance of various genetic diseases. To understand the modes of inheritance, tracing of family history is done through drawing family tree using standard symbols. तो ये एक डायग्राम है जो हमें दिखा रहा है यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस. ये काफ़ी बड़ा है. अब इसको समझने के लिए आपको ये जो सिंबल्स हैं, इसमें ये जो सिंबल्स बने हुए हैं, ये एक स्क्वायर है, ये हाफ फिल्ड सर्कल है, तो ये सारे सिंबल्स का मतलब क्या होता है, ये जो लाइंस हैं, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इन सब का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दीज सिंबल्स मीन. सो बिफोर वी डिस्कस दैट, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा. ये एक ई बुक है मेरी, PDF है, जिसमें 1000+ क्वेश्चन हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मेंस के लिए, जिसमें 1985 से लेके 2020 तक सारे क्वेश्चंस हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए. इसका प्राइस है 99 रुपीज़. और इसकी खास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड हैं. जैसे कि ये टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन. अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1985 से लेके और लेटेस्ट 2020 तक, जो हमारा इस साल का जो मेंस हुआ था 2020 वाला, उसमें से सारे क्वेश्चंस इसमें मैंने दिए हुए हैं टॉपिक वाइज अरेंज करके, एक एक टॉपिक के. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी टाइम बच सकता है आपका. तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. प्राइस 99 रुपीज़ है. सो थैंक यू. सो व्हाट डज दीज सिंबल्स मीन. ये जो छोटे छोटे सिंबल्स दिए हुए हैं, अब हम उनको डिस्कस करते हैं. अब ये एक चार्ट है जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स दिए हुए हैं मैंने. सिंबल्स और भी होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, हम उनको डिस्कस करेंगे. ओके. तो सबसे पहला है, ये एक स्क्वायर है, एम्प्टी स्क्वायर. तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को, कोई मेल इंडिविजुअल है तो उसको हम अगर डेजिग्नेट करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर से. देन अगर कोई फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक सर्कल, एम्प्टी सर्कल. नेक्स्ट थिंग, अगर उनके बीच मेटिंग दिखानी है तो हम एक लाइन यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो इस स्क्वायर को और इस सर्कल को जॉइन कर रही हो. तो ये हो गया मेटिंग का सिंबल. एंड उसके बाद ये सिंबल है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स का. किसी जेनेटिक ट्रेट से अगर कोई इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसका जो स्क्वायर या सर्कल है वो फिल्ड हो जाएगा. जैसे कि ये एक फिल्ड स्क्वायर है, किसी और कलर से भी हो सकता है, मे बी मोस्टली ब्लैक यूज़ करते हैं. तो ये हो गया एक अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये मेल, अफेक्टेड मेल, और ये होगा अफेक्टेड फीमेल. नेक्स्ट है
ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स में जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, हाफ फिल्ड। तो हेट्रोजाइगस का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल है, उसने अपने दोनों पेरेंट्स से उस जीन के अलग अलग वर्जन को इनहेरिट किया है, तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और सेम इसी का उल्टा, अगर उसने सेम एलील इनहेरिट किया है दोनों पेरेंट्स से, तो वो होमोजाइगस हो जाएगा। अब नेक्स्ट सिंबल है, ये जो सिंबल है एक सर्कल, देन उसके अंदर एक फिल्ड सर्कल, तो वो यूज करते हैं हम कैरियर्स के लिए, जो वो जेनेटिक ट्रेट कैरी कर रहे हैं, इवन दो वो खुद अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन वो उस ट्रेट को कैरी करेंगे ताकि अगली जनरेशन में ट्रांसफर कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट ये सिंबल है डेथ के लिए, एक स्क्वायर एंड देन इट इज डायगनली क्रॉस्ड। दिस इज अ सिंबल फॉर अबॉर्शन और स्टिल बर्थ, मीन्स उसका सेक्स अभी स्पेसिफाइड नहीं है, तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। और जो हमारा अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसको हम प्रोपोजिटर्स भी बोलते हैं, प्रोपोजिटर्स या प्रोबैंड। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है अफेक्टेड पर्सन इज ऑल्सो नोन एज प्रोबैंड और प्रोपोजिटर्स। और फीमेल के लिए हम यूज करते हैं प्रोपोजिटा, या फिर उसको इंडेक्स केस भी बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये जो सिंबल है वो डाइजाइगोटिक ट्विंस के लिए, और नेक्स्ट ये वाला है मोनोजाइगोटिक ट्विंस के लिए। ओके, सो नेक्स्ट ये जो लाइन है वो मैरिज के लिए लाइन है, अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पे मेटिंग। मेटिंग मीन्स वही मैरिज, तो इससे डिजिग्नेट करते हैं हम मैरिज लाइन। और ये जो लाइन है ये है लाइन ऑफ डिसेंट, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिसेंट, लाइन ऑफ डिसेंट। एंड सिबलिंग्स के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ब्रदर, और ये हो गया, ये हो गई सिस्टर। ओके, और यहाँ पे जो हम रोमन न्यूमरल्स लिखते हैं 1 2, ये जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट अगर इनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसको हम थर्ड जनरेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ मेथड्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो पेडिग्री एनालिसिस के मेथड्स होते हैं 3, जिसमें पहला है ऑटोसोमल, जिसमें 2 आते हैं रेसेसिव एंड डोमिनेंट। नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड, जिसमें 2 आते हैं रेसेसिव एंड डोमिनेंट। द थर्ड वन इज वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, तो अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑटोसोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस, इसको पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो रेसेसिव वाले के लिए सबसे पहली नीड क्या है, हमें उस डिजीज के एलील के लिए 2 कॉपीज चाहिए, तो ही वो उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे अब ये एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है जिसने आगे ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन अफेक्ट नहीं किया इन इंडिविजुअल्स को। ओके, इनको डिजीज नहीं हुई, ये कैरी कर रहे हैं उसका एलील लेकिन अफेक्ट नहीं हुए। नेक्स्ट आगे जनरेशन में गए तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसने, ये एक फीमेल है, इसने किसी से मेट किया, यहाँ पे ये एक मेल है, तो अब ये भी कैरी कर रहा है उसको जीन को, और ये भी कैरी कर रही है, तो इनके जो आगे जनरेशन में ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे तो वो अफेक्टेड होंगे उस ट्रेट से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि वो जो इंडिविजुअल है उसके अगर दोनों पेरेंट्स कैरी कर रहे हैं तो ही वो अफेक्टेड होगा, अदरवाइज वो भी एक कैरियर बन सकता है, बनने के चांसेस है, लेकिन उसको अगर अफेक्ट होना है उस ट्रेट से तो फिर उसके दोनों पेरेंट्स कैरी करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों कैरी कर रहे हैं तो ये दोनों अफेक्टेड हो गए। टिपिकली द पेरेंट्स ऑफ एन अफेक्टेड इंडिविजुअल आर नॉट अफेक्टेड बट आर जीन कैरियर्स, तो ये कैरियर्स हैं और ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं इस डिजीज के सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस। इसमें अपोजिट होता है, यहाँ पे सिर्फ एक कॉपी चाहिए डिजीज एलील की, और उसी की वजह से वो अफेक्ट कर देगा इंडिविजुअल को अगली जनरेशन में। और हर प्रेगनेंसी के साथ 50% चांस होता है कि वो अफेक्ट हो या ना हो। जैसे कि यहाँ पे अब ये है, एक मीटिंग हुई है, यहाँ पे ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है फीमेल, अब यहाँ से इसने अपनी अगली जनरेशन में एक इसको अफेक्ट कर दिया, दूसरे इसको अफेक्ट कर दिया, इसने अपनी जनरेशन में एक को अफेक्ट कर दिया, इसने, यहाँ पे दोनों अफेक्टेड हैं तो इन्होंने अगली जनरेशन में स्प्रेड कर दिया। ओके, तो इसके एग्जाम्पल है
ऑटोसोमल डोमिनेंट का, मायोटिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड हंटिंगटन डिजीज। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव वाले में 2 कॉपी चाहिए होती है डिजीज एलील की, और डोमिनेंट वाले में सिर्फ 1 कॉपी से काम हो जाता है और वो अगली जनरेशन में अफेक्ट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस एंड एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। रेसेसिव वाले में 2 कॉपी चाहिए होती हैं डिजीज एलील की एक्स क्रोमोसोम पे, लेकिन ये चीज़ वैलिड है सिर्फ फीमेल के लिए। अगर फीमेल को अफेक्ट होना है तो उसके लिए 2 कॉपीज डिजीज एलील की एक्स क्रोमोसोम पे चाहिए, ठीक है? और मेल के लिए सिर्फ 1 से काम हो जाएगा। ओके, और ये तो आपको पता होगा ना कि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स के पास 1 एक्स 1 वाई होता है। ओके, तो इसी वजह से फीमेल्स जो होती हैं वो यूजुअली कैरियर्स होते हैं। ओके, और मेल्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं इससे। डोमिनेंट वाले में 1 कॉपी डिजीज एलील की एक्स क्रोमोसोम पे, बस उसी की वजह से ये ट्रेट आ जाएगा, अफेक्टेड हो जाएंगे। इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं। When a male is affected, all his daughters will be affected, but none of his sons will be affected. Okay? इसमें ऐसा होता है कि उसके जो सन हैं, आगे जो बेटे हैं, वो अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन सारी फीमेल जो डॉटर्स होंगी वो अफेक्ट हो जाएंगी। Affected males transmit the disease allele to all of their daughters who are then carriers, but none to their son. रेसेसिव वाले में भी सेम, ट्रांसफर तो कर दिया जाएगा डॉटर्स को, लेकिन डॉटर्स अफेक्टेड नहीं होंगी, वो कैरियर्स बन जाएंगी, और सन जो होंगे बेटे उनको ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाले में ट्रांसफर भी होगा और वो अफेक्टेड भी हो जाएंगी उसकी सारी डॉटर्स, बट सन अफेक्ट नहीं होंगे, उनको ट्रांसफर भी नहीं होगा। Women are affected when they have 2 copies of disease allele. All of their sons will be affected and all of their daughters will be unaffected. बट अगर ये चीज़ फीमेल में होती है, कोई विमेन है, तो उसके सारे बेटे जो मेल होंगे, मेल सन, वो सब अफेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन डॉटर्स अनअफेक्टेड रहेंगी। बट मेल कर रहा है तो वहाँ डॉटर्स कैरियर बन जाएंगी, इसमें एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में, और सन अफेक्टेड नहीं होंगे। वहीं अगर डोमिनेंट वाला है और मेल अफेक्टेड है तो ऑल हिज डॉटर्स विल बी अफेक्टेड बट नन ऑफ हिज सन्स विल बी अफेक्टेड। ओके, यहाँ पे फीमेल कर रही है तो सन अफेक्टेड होंगे, डॉटर्स अफेक्टेड नहीं होंगी। यहाँ पे मेल कर रहा है तो डॉटर्स अफेक्टेड होंगी, सन अफेक्टेड नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ओके, जैसे कि यहाँ पे अब ये कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की, खुद अफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये आगे जनरेशन में अपने सन को अफेक्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट इसके एग्जांपल है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस के एग्जांपल है ओरोफेशियल डिजिटल सिंड्रोम एंड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ओके, आप इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो सेक्स स्पेसिफिक है, सिर्फ मेल में होता है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है वो सिर्फ मेल के पास होता है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। The Y-linked inheritance is sex-specific. Inheritance of such Y-linked genetic trait is observed only among the males because Y chromosome is found in normal males only. The Y chromosome is received from the father by all sons, and therefore, if the father is affected, all his sons will be affected. This chromosome will not be transmitted to any of the daughters. जैसे कि यहाँ पे now this is an affected father. Okay, तो यहाँ से इसने अपने सारे सन को अफेक्ट कर दिया, बेटे जो थे उनको अफेक्ट कर दिया, लेकिन जो डॉटर है उनको अफेक्ट नहीं किया। इसका डिसऑर्डर है वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी। इसका जो डिसऑर्डर हो जाता है अगर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस हो रहा है किसी जनरेशन में, तो वाई क्रोमोसोम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, वो डिजीज हो जाती है। Pedigree analysis is a record of occurrence of a trait in several generations of a family. Hence, by using pedigree analysis for the study of specific traits or disorders, generation after generation, it is possible to trace a pattern of inheritance. So thank you so much guys for watching this video. Please make sure to press the like button and subscribe to my channel. Thank you so much. See you next time.